गुड मॉर्निंग बच्चों, सब कुछ ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज, और जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 8 तक देख लिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 9। आज हम लोग ये वीडियो होगा टॉपिक नंबर 9 का, और टॉपिक नंबर 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आप सभी बच्चों ने हमारे कार्बन कंपाउंड्स टॉपिक को बहुत अच्छे से देखा, बहुत सारे व्यू हैं, तो अच्छा लगता है कि बच्चे जो है टॉपिक्स को देख रहे हैं। और बहुत बच्चों का कमेंट भी आया, सर आपका वीडियोस देख के हम लोगों का डाउट्स भी पूरा क्लियर हो गया। एक बच्चा है अभिषेक, तो शायद छत्तीसगढ़ से है। बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप बाहर से भी बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, वीडियो बनाइए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो एसिड बेस सॉल्ट का भी वीडियो बनाया जाएगा। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और इसके बाद आज हम लोग कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए। और एक नया वीडियो स्टार्ट हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आज का हेडिंग है। इसी पे हम लोग को डिस्कशन करना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज आता है कंबशन। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि कंबशन होता क्या है। तो कंबशन में क्या होता है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, जितना भी कार्बन कंपाउंड्स है, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन, to give out carbon dioxide and water vapor along with heat and light। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। कोई भी कार्बन कंपाउंड यदि मान लो एयर में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर वेपर अलोंग विद द हीट एंड लाइट। इसको आप लोग ऐसे समझ लो, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स मान लो जैसे CH4 मीथेन, तो कोई भी कार्बन कंपाउंड्स में चाहे एल्केन ग्रुप हो, चाहे एल्कीन ग्रुप हो, और चाहे एल्काइन ग्रुप हो, और चाहे एल्काइल ग्रुप हो, जितना भी हाइड्रोकार्बन्स तुम जानते हो सारा चीज, चाहे साइक्लो हो और चाहे साइक्लिक हो, सारा हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न करता है एयर में, तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड प्लस लाइट। तो ये सारे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसमें एक चीज समझना है कि जैसे मीथेन है, मान लो बेंजीन ले लो तुम, C6H6 बेंजीन को ले लो, मान लो यहाँ पर तुम C4H8 कर लो, ब्यूटीन ले लो। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो तुम, चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, साइक्लोसाइक्लिक, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, उसको तुम एयर में बर्न करोगे तो ये सब प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पर तुम बेंजीन को भी एयर में बर्न करोगे तो ये भी सेम प्रोडक्ट आएगा, सेम H2O प्लस हीट प्लस लाइट। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, इन सब में से किसी को भी ले लोगे तुम, ऑक्सीजन में बर्न करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट ही आएगा। ये इसका प्रोडक्ट होता है। पहला चीज इसको नोट करो जल्दी से, ठंडे का मौसम है भाई, जल्दी से नोट करो। सबका नाक बहना शुरू हो गया होगा ना। चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर दिया जाए, इसको नोट कर लो फटाक से। और इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो कि कोई भी कार्बन फर्दर द कार्बन कंपाउंड्स once starts igniting। अच्छा ये याद रखना, ये जो पूरा लिखे हैं is called as combustion। इसी प्रोसेस को इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंबशन, क्योंकि इसमें रेसिड्यू नहीं बचता,
नो रेसिड्यू। कंबशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को जला दो तो उसमें से राख नहीं बचना चाहिए, रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। और बर्निंग में क्या होता है, रेसिड्यू बचता है। जैसे पेपर को जलाएंगे तो उसका राख बच जाता है, तो वो बर्निंग है। और कार्बन कंपाउंड्स को जलाओगे तो कोई भी राख नहीं बचता, रेसिड्यू नहीं बचेगा। ठीक, तो ये याद रखना, वो कंबशन है। और फर्दर द कार्बन कंपाउंड्स इज वंस स्टार्ट्स इग्निटिंग इट नीड्स नो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी, नो एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी फॉर इग्निशन, फॉर बर्निंग। ठीक है, बर्निंग के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। एंड सो कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो ये भी एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये पूछता है कि कार्बन कंपाउंड्स को ही क्यों हम लोग फ्यूल में यूज करते हैं। तो पहला चीज क्या है कि फर्दर देखो, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स एक बार यदि इग्निशन हो गया ना, इग्निशन का मतलब होता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेस फायर। समझ गया, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब कोई भी चीज कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आग को पकड़ लेगा, और वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ये सब छोटे क्लास में है। ठीक है, हम बता दिए डेफिनेशन। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड एक बार यदि इग्निशन स्टार्ट हो गया, इग्निटिंग स्टार्ट कर दिया, उसको किसी तरह का एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है बर्निंग करने के लिए। समझ गए, और इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग फ्यूल में यूज करते हैं। ठीक, और दूसरा चीज इट शोज कंबशन। कार्बन कंपाउंड जो होता है कंबशन शो करता है, विच गिव्स नो रेसिड्यू, विच गिव्स आउट नो रेसिड्यू, नो सॉलिड रेसिड्यू। सॉलिड रेसिड्यू किसी तरह का सॉलिड रेसिड्यू नहीं देता है जिसको साफ करने का झंझट हो। इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग फ्यूल में यूज करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे भी देखिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, मेनली एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, याद है ना। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, बॉन्ड्स completely and showing 100% combustion, 100% combustion with no residue, with no solid residue, किसी तरह का solid residue नहीं बचाता है। ठीक है, so it is considered as clean fuel। अब आप यहां ध्यान दोगे कि जो सीएनजी है, सीएनजी में क्या यूज होता है, सीएनजी में यूज होता है मीथेन, और एलपीजी में यूज होता है ब्यूटेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसीलिए ये सब जो है क्लीन फ्यूल माना गया है, क्लीन फ्यूल, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड होता है। ये सब क्या है, सैचुरेटेड मतलब एल्केन ग्रुप है ना। तो एल्केन ग्रुप जो है सैचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, इसीलिए इसको क्लीन फ्यूल माना गया है। बट the unsaturated hydrocarbons, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो बता रहे हैं, बट द unsaturated हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और एल्काइंस, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आर considered as polluted fuel, considered as polluted fuel because they burn with yellow flame के साथ जलता है, because they burn with yellow flame, giving out lots of black smoke, giving out lots of black smoke। ठीक है, lots of black smoke showing the incomplete
इनकम्प्लीट कंबशन। इसका मतलब यह है कि तुम यदि मीथेन और बुटेन और प्रोपेन को जला रहे हो तब तो वो कंसीडर करेगा क्लीन फ्यूल, क्योंकि 100% कंबशन शो करता है, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन तुम यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को जला रहे हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को जलाओगे, तो इसका मतलब क्या है कि वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या करता है कि येलो फ्लेम के साथ जलता है। दूसरा चीज, ये लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, काला काला धुआं देने लगेगा, विच शोज द इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब कि यदि आप ब्यूटीन को जलाएंगे, आप यदि मान लो हेक्साइन को जलाएंगे, आप मान लो ऑक्टीन को जलाएंगे, ये सारे कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब ये येलो फ्लेम के साथ जलेगा और काला काला धुआं देगा। इसलिए देता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉल्यूटेड फ्यूल मानते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पॉल्यूटेड फ्यूल माना गया है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो है हम लोग क्लीन फ्यूल मानते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन था ये। एग्जाम में पूछता है कि व्हाई द सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज क्लीन फ्यूल एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज द पॉल्यूटेड फ्यूल। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, अब उसके आगे देखिए। चलिए इतना नोट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ, हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज अब देखने वाले हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अब हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आपको पता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग, मतलब प्लस ऑक्सीजन करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लस इनटेकिंग मतलब प्लस ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब माइनस हाइड्रोजन। ठीक, माइनस हाइड्रोजन। तो ये आप याद रखेंगे कि जिस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपको पता होगा, आप लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में पढ़े होंगे। जो भी चीजों का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को जो क्या है जोड़ दिया जाता है और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है किसी कंपाउंड से। तो अच्छा, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जैसे कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल में आप यदि ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। फिर इसी एल्डिहाइड में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को फिर से ऐड कर देंगे, फिर इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एसिड। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम बता रहे हैं, आप इसको ध्यान देना कि कोई भी अल्कोहल में यदि ऑक्सीजन को तुम ऐड करोगे तो वो बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में फिर ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसमें जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो अपने आप नहीं होता है। अल्कोहल में जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड डायरेक्टली ऑक्सीजन अल्कोहल से नहीं ऐड होता। तो होता क्या है इसमें कि इसमें आपको यूज करना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और KMnO4 यूज कर लो, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक, प्लस हीट करेंगे तभी तो उसमें से कुछ कंपाउंड्स निकलेगा, तब जाकर ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो ये याद रखेंगे कि अल्कोहल में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को हीट करेंगे, जोड़ने के बाद हीट करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड में फिर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो एसिड बनता है। तो इसको आप नोट करिए, हम आपको समझाते हैं, इसको नोट करिए। आप नोट कर लिए हैं? नोट कर रहे हैं कि सब लोग नोट कर लिए हैं? चलिए अब आप देखिए, समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे कि मान लो आप ले लो, आप कंपाउंड ले लो, इथेनॉल ले लो। चलो इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक, इसमें क्या करो कि आप ऑक्सीजन को जोड़ो, O2। ठीक, ऑक्सीजन को जोड़ लो। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं, हमको ऑक्सीजन ऐड करना है। यहां ध्यान देंगे आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस नहीं, हम लोग इस ऑक्सीजन को खाली जोड़ो। इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन, ये क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट, एकदम साफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, इसको कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गैस नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन, ओ को ऐड करना है।
तो O को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर KMnO4 यूज कर लो और पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लो या पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 को यूज कर लो और प्लस इसके साथ हीट भी कर दो, हीट भी। अब देखो ये इस तरह से करने पे क्या होगा कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ा ना, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बताओ। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करेगा कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता था ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को निकाल देना। अब यहां हम जो बता रहे समझो, इथेनॉल जो है वो कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप का मतलब क्या होगा कि C2H5 था, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, यहां बच गया 4। ठीक है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। यहां से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बच गया C2H4 और यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया निकल के बाहर, 4 हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया और इसके साथ है O2 OH। ये OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। ये OH क्या था, अल्कोहल ग्रुप था। तो ये अल्कोहल ग्रुप OH वाला जो ग्रुप है वो इस यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, 5 में से 4 हाइड्रोजन यहां रहने दो, एक हाइड्रोजन को निकालो क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन निकाल दो और OH भी यहां आ गया। ठीक, इतना हो गया है। अब इस ऑक्सीजन को लाकर यहां पर इसके साथ जोड़ो, इस ऑक्सीजन को, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो अब ये कंपाउंड जो बनेगा C2H4O बन गया। ये ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया, किसमें, ये ऑक्सीजन आकर इसमें इसके साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन इधर से आएगा और इसके साथ जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा C2H4O। 5 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आया था, OH यहाँ से बाहर निकल गया, इन सबको दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा H2O। तो आप यहाँ पर प्लस H2O लिख लो। अब ये देखोगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला यही होता है, आप लोग जाके कार्बन कंपाउंड्स वाले एल्डिहाइड ग्रुप में देख लो, यही जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए क्या बनता है, कार्बन 2 के लिए क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल जिसका दूसरा नाम होता है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, DHYD, एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब एसिटल डिहाइड। अब इथेनॉल का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको याद है, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करो, 2 कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन यहां बना दो और हाइड्रोजन 1 2 3, 1 2 3, ये बन गया और प्लस H2O आ गया। इतना तक आपको समझ में आ गया है, इतना आपको समझ में आया है हम क्या क्या बताए हैं। इस वीडियो को जो भी हम बताए हैं उसको आप खाली बस एक बार पॉज करके फिर से देख लोगे, पूरा चीज समझ में आएगा। फिर से सुन लो, अल्कोहल है इथेनॉल, इसमें से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकल गया, 4 हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां निकल के बाहर आ गया। अब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन इसके साथ लाके जोड़ दो तो क्या बनेगा, C2H4O और यहां से जो हाइड्रोजन एक निकला है इस OH को भी बाहर निकाल दो, H प्लस OH को जोड़ देंगे H2O, H2O यहां बाहर आ गया। अब ये C4H4O जो है ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है और क्योंकि यहां पर इथेनॉल था तो यहां कंपाउंड क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है, एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, बन गया ये कंपाउंड। अब क्या करेंगे कि एल्डिहाइड से फिर हम लोगों को बनाना है एसिड, एल्डिहाइड से बनाना है एसिड। तो उसको कैसे बनाते हैं, अब यहां देखो नीचे, एल्डिहाइड से हम लोग एसिड कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, आप ध्यान देना। एक बार क्लियरली सुन लोगे बस समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ। अच्छा, ये कंपाउंड को चलो यहां ले आओ, अब इसको एल्डिहाइड को ले आओ, एल्डिहाइड को ले आओ यहां, ये इस कंपाउंड को यहां ले आओ, मतलब C2H4O। अब इसके साथ फिर ऑक्सीजन को जोड़ दो, फिर ऑक्सीजन को यहां पर लाकर जोड़ दो। ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो फिर वही KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 ले लो और प्लस इसके साथ हीट कर दो। ठीक है, अब इसके साथ हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यदि आके यहां जुड़ेगा तो बनेगा C2H4, क्या बनेगा, C2H4O। स्ट्रक्चर कैसे था इसका, ये था सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O और यहां पर सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, यही ना था एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसका ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेनॉल, जिसको हम लोग कहते थे एसिटल डिहाइड, एसिटल
HDHYD, एसिटल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पर जब ये इसके साथ हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे, पूरा मतलब रिएक्शन करेंगे, तो कंपाउंड जो बन करके आएगा यहाँ पर बनेगा, ये क्या है, ये है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जिसका दूसरा नाम होता था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड और केमिकल नेम है इसका एथेनोइक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अब आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जाके देखो कैसे बताए थे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C, ये हो गया है, नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कैसे होता था याद है, C2 कंपाउंड क्या बनेगा, अच्छा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ देखो CH3COOH, CH3COOH, COOH हो गया। अब यहाँ पर क्या है CH3, तो ये ऐसे बन गया। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं एथेनोइक एसिड का, भी वो भी हम आपको समझाते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, ये क्या था, ये था एथेनोइक एसिड का जनरल फॉर्मूला। और ये जनरल फॉर्मूला कैसे नोट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनता है, उसके लिए आप लोग हमारे वीडियोस में जाइए और उस ग्रुप के वीडियोस को देखिए, आपको पूरा सब कुछ क्लियर एकदम 100% हो जाएगा। ये कंपाउंड यहां पर बन गया एथेनोइक एसिड। ठीक, ये इसका नाम क्या पड़ा, ये नाम पड़ गया इसका एथेनोइक एसिड। तो ये आप लोग देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि किसी भी चीज का यदि ऑक्सीडेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, तो अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को जोड़कर एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीजन, इसमें भी O2, सॉरी यहाँ पर भी O होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो फिर क्या बन जाता है, एसिड। तो ये याद रखना कि किसी भी अल्कोहल में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे एसिड बनेगा। अभी हम जैसे आपको बताएं, इथेनॉल है तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है तो क्या बना, इथेनॉल, और इथेनॉल में फिर ऑक्सीजन को जोड़े तो बन गया एथेनोइक एसिड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इथेनोइक एसिड या मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो अभी आपको हम बताते हैं। आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताएंगे कि बुटेनॉल से आप बुटेनॉल कैसे बनाएंगे, और फिर बुटेनॉल से आप बुटेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ये आप बताएंगे हमको। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। हमको समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ गया। सारे बच्चे जो है इसका कमेंट बॉक्स में जी बिल्कुल जरूर से बताएंगे। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताएं। ये हो गया है। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोगों को ये बताइए कि जैसे ये बुटेनोइक एसिड है, बुटेनोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे आप तुरंत लिख देते हैं। या मान लो आपको दे दिया गया इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, आप तुरंत कैसे लिख देते हैं। तो आप भी लिख लोगे, हम बता रहे हैं जैसे वैसे समझना। ठीक है, इथेनोइक है ना, क्या है इथेनोइक। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको ये पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, ये पता है आपको, COOH होता है। ठीक, ये पता है सबको। इथेन है तो आप एक कार्बन कम कर लो, इथेन का मतलब क्या होगा, इथेन मतलब N का मतलब 2 ना, तो एक कार्बन कम कर लो और बन गया क्या, मीथेन। तो मीथेन का मतलब मिथाइल, और मिथाइल को लिख दो CH3 लिख दो और ये जोड़ दो COOH, ये बन गया इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। यही है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। समझिए हम क्या बोले, फिर से सुन लो। जैसे इथेनोइक एसिड है तो इथेन है, तो इथेन से एक नीचे आ जाओ, एक नीचे आ जाओगे, इथेन से एक नीचे आ गए मीथेन पे, तो मीथेन का मतलब मिथाइल लिख दो, मिथाइल का मतलब CH3 और COOH जोड़ दो, बन गया इथेनोइक एसिड। अब इसी तरह से बुटेनोइक एसिड है तो तुम बुटेन का मतलब N का वैल्यू 4 होता है, तुम बुटेन से एक नीचे आ जाओ, बुटेन के एक नीचे होता है प्रोपेन, तो तुम लिखो प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब C3H7 COOH लिख दो, हो गया ये बुटेनोइक एसिड। इसी तरह से आपको यदि कह दे कि ऑक्टेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखो, तो ऑक्टेन का मतलब N का वैल्यू होता है 8, आप एक नीचे आ जाओ, ऑक्टेन से एक नीचे क्या होता है हेप्टाइल, हेप्टाइल का फॉर्मूला लिखो, हेप्टाइल मतलब 7, तो C7H15 COOH। ठीक, इसी तरह से आप हमको कमेंट में बताओ कि अच्छा मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यदि पूछ लेगा तो क्या होगा, बताओ तो चलो जल्दी से। मेथेनोइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड में अब क्या करेंगे, अब तो बात ये हो गया कि सर ये तो बना लिए मेथेनोइक, बुटेनोइक से बना लिए, मेथेनोइक कैसे बनाएंगे। तो मेथेनोइक में क्या कर दो, क्या करोगे बताओ तो, मेथेनोइक के लिए क्या करोगे, जल्दी से बताओ मेथेनोइक के लिए क्या करेंगे।
तो इसका आप जनरल फॉर्मूला आपको याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2n होता है, ठीक। तो तुम COOH तो लिख दो पहले ही, COOH लिख दिए। अब इसके बाद मीथेन का मतलब एक कार्बन एटम होता है ना, तो मीथेन का तो एक यूज कर ही लिए। अरे मीथेन का मतलब क्या होगा, 1 है, यहाँ पर 2 और O यही ना बनेगा। जनरल फॉर्मूला मेथनोइक एसिड का क्या होगा, मेथनोइक एसिड का तो जनरल फॉर्मूला यही ना होगा। तुम COOH लिख ही चुके हो, अब बाकी क्या बच गया, H बच गया तो खाली लिख दिए। COO एक H लिख चुके, एक H बच गया था लिख दिए। आप हमको इस तरह से ये बताओ कि हेक्सानोइक एसिड का जनरल फॉर्मूला, हेक्सानोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। हेक्सानोइक एसिड का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, हमको ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बनवाना। और सभी बच्चों को उम्मीद है अब हम लोग कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का फॉर्मूला तुरंत लिख लोगे। इथेन एक कम आ जाओ, मीथेन CH3 मिथाइल COOH। बुटानोइक एसिड, बुटन से एक नीचे आ जाओ, प्रोपेन तो प्रोपाइल, प्रोपाइल COOH। ऑक्टाइल, ऑक्टेनिक एसिड तो ऑक्टेन से एक नीचे चलाओ, एक नीचे चलाएंगे तो क्या बचेगा, हेप्टाइल, तो हेप्टाइल लिख के COOH लिख दो, खत्म। और मेथनोइक एसिड बता दिया। आप लोग हेक्सानोइक एसिड का कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के जरूर से बताइए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे आप लोग देखिए। इतना हो गया आप लोग का, और उम्मीद है कि आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला आप समझ जाएंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन, पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस एडिशन रिएक्शन में क्या होता है इसको अब हम लोग जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन, मेनली क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या कर दिया जाता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कर देते हैं। हाइड्रोजन को ऐड करने पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब ये बनता कैसे है इसको आप समझ सकते हो, तो हम देखो बताते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई एल्किन ग्रुप दे दिया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मान लो एल्किन वाला ग्रुप दिया है, डबल बॉन्ड वाला। इसके साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, इसमें कैटलिस्ट आपको मिलाना पड़ेगा, निकल या प्लेटिनम ले लो, ठीक है। ये सब क्या है, कैटलिस्ट है, ये सब कैटलिस्ट है ताकि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए। क्योंकि एल्किन वाला डबल बॉन्ड वाला है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। एल्किन जो है वो डबल बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ने में करके बहुत ताकत लगेगा, इसीलिए कैटलिस्ट क्या करता है, निकल या प्लेटिनम ले लो या V2O5 ले लो, जिसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड करता है। निकल ये ले लो या प्लेटिनम ले लो या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो, ये सब क्या करता है कि इसके डबल बॉन्ड को आसानी से जल्दी में तोड़ देता है और यहां पर बन जाता है एल्केन ग्रुप। अब इसको आपको समझना है तो कोई भी रिएक्शन लिख लो, जैसे इथीन है, इथीन के साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, वही कैटलिस्ट है, निकल है, प्लेटिनम है, V2O5 कोई भी एक ले लेना, तीनों नहीं कोई एक ही लेना, और इसमें क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। जैसे अब इसका रिएक्शन तुम देख लो। अब यदि रिएक्शन हम लोग लिखेंगे इथीन का तो क्या होता है, डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दो तो क्या बन गया, क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था, C2H4 होता था, और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया और इथेन का फॉर्मूला होता था C2H6। तो देखो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, 6 हाइड्रोजन बन गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। फिर याद है ना, याद है कि नहीं, लड्डू बांटना, छेका करना, CH3, ठीक है, तो बन गया ये कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या था, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो ये बन गया CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है एडिशन रिएक्शन का होता है। इसी तरह से आप दूसरा रिएक्शन यदि चाहोगे तो लिख के देख लो। दूसरा रिएक्शन में मान लो जैसे बुटीन दिया है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, बुटेन बनेगा। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन C4H8 प्लस H2 करेंगे तो बनेगा C4H10, ठीक। तो ये प्रोसेस को हम लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड मुश्किल होता है तोड़ना, कैटलिस्ट आसानी से तोड़ के रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इसको नोट करिए आप। अच्छा, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसमें ये बताएंगे कि यदि हेक्सिन दिया है,
हेक्सिन का आप एडिशन रिएक्शन करिए, हेक्सिन का एडिशन रिएक्शन करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। और ये याद रखना कि कैटलिस्ट का इसमें क्या काम है, पूछता है एग्जाम में। एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड एक चीज और होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि एडिशन रिएक्शन ही है ये, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द unsaturated addition of the unsaturated hydrocarbons, unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठंडे में दिमाग कम काम कर रहा है, टू द unsaturated hydrocarbon to form the saturated hydrocarbon, ठीक है, to form the saturated हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड में जोड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर यही तो एडिशन रिएक्शन भी है, तो एडिशन रिएक्शन में यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं जोड़ा जा सकता, हाइड्रोजन के साथ दूसरे भी कुछ कम एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन क्योंकि क्लास 10 के रिएक्शन में सिलेबस में आप लोग का एडिशन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कहा है जोड़ने के लिए, इसलिए हम हाइड्रोजन के साथ दिखाए हैं। और ये हेलोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में वही हाइड्रोजन जोड़ने वाला प्रोसेस जिसमें अनसैचुरेटेड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ के सैचुरेटेड बनाते हैं, वही प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन वही सेम प्रोसेस है। अच्छा, इसका एग्जांपल में जैसे क्या होता है देखो, यूजेस। अच्छा, एग्जांपल में इसको यूजेस लिख लो सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूजेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का यूज यदि पूछेगा तो कहाँ यूज होता है भाई, ये रिएक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा ना। तो हाइड्रोजनेशन का यूज देखेंगे तो सबसे पहले इसका मेनली यूज ये होता है वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बदल देते हैं। वेजिटेबल ऑयल को वही हाइड्रोजन मिला देते हैं और V2O5 ले लो या प्लेटिनम ले लो या निकल ले लो, कोई कैटलिस्ट ले लो, इन सब में से कोई एक, और इसको करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा वनस्पति घी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और ये हो जाता है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है और यहाँ पर ये हो जाता है सैचुरेटेड स्टेट में, जिसका मतलब होता है एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है एल्किन ग्रुप में। ये देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ सैचुरेटेड तो सर एल्किन और एल्काइन दोनों होता था, डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग के सिलेबस में जो एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन दिया है वो डबल बॉन्ड वाला ही खाली बताया, ट्रिपल बॉन्ड वाला 12 में है। तो डबल बॉन्ड वाले में एल्किन को जोड़ेंगे तो एल्किन बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इतना आप नोट कर लो। अब इसके बाद ये होता है कि यूजेस कहाँ है, आप लोग यूजेस तो पढ़ लिए, इसका कमर्शियल पर्पस क्या है बनाने का, एडवांटेज, तो इसको भी नोट करो, हम एडवांटेज भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात होता है कि यूजेस में पहला ये है कमर्शियल। इसका एग्जाम में ये पूछता है कि हाउ हाइड्रोजनेशन इज बेनिफिशियल, हाउ हाइड्रोजनेशन इज बेनिफिशियल, हाइड्रोजनेशन करने से फायदा क्या है, बेनिफिशियल क्यों है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट मेक्स इजी टू स्टोर, इट मेक्स इजी टू स्टोर, इसलिए इजी टू स्टोर हो जाता है कि यदि लिक्विड है, मान लो तुम वनस्पति घी लेके जा रहे हो, तेल लेके जा रहे हो और रास्ते में टीने का तेल फूट गया, गिर गया, सारा तेल बह गया। लेकिन यदि तुम हाइड्रोजनेशन किए हुए हो तो इसका मतलब वो वनस्पति घी में हो गया, डालडा बन गया, वो डालडा। अब वो गिर भी जाएगा तो क्या होगा, पानी से धो के फिर उठा लेंगे उसको, तो इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में होता है। इट इज इजी टू स्टोर एज इट बिकम सॉलिड, एज इट बिकम सॉलिड, ठीक है। ये क्या होता है, इट बिकम्स सॉलिड, एज इट बिकम सॉलिड, सॉलिड हो जाता है, जिसके कारण इजी टू स्टोर हो जाता है। दूसरा चीज होता है चीपर ऑफ कॉस्ट हो जाता है, चीपर ऑफ कॉस्ट हो जाता है, सस्ता हो जाता है। ये चीज जो होता है मतलब इजी टू कॉस्ट हो जाता है, ठीक, चीपर हो जाता है, चीपर ऑफ कॉस्ट, सस्ता हो जाता है, चीपर ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक। तीसरा चीज दिया हुआ है कमर्शियल बेनिफिट,
कमर्शियल बेनिफिट्स का मतलब होता है ना कि इस तरह से करने से क्या होता है, सस्ता दाम हो जाता है तो ज्यादा मार्केटाइजेशन किया जाता है, ज्यादा चीजों को बेच सकता है, मतलब मोर सेल किया जा सकता है, मोर सेल सस्ता होता है, बिकॉज ऑफ चीपर कॉस्ट, बिकॉज ऑफ चीपर कॉस्ट। अच्छा, इसमें ये पूछ सकता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। हाइड्रोजनेशन का डिसएडवांटेज जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो डिसएडवांटेज में क्या होता है, इट कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कर देता है ये, ड्यू टू सॉलिड स्टेट मेक्स ब्लॉकेज इन आवर हार्ट, मेक्स ब्लॉकेज इन आवर वेन्स एंड हार्ट, हम लोग के वेन्स और हार्ट में ये ब्लॉकेज भी करता है। तो बस, लेकिन कमर्शियल पर्पस में यूज होता है तो इसको बना लेते हैं हम लोग। लेकिन देखा जाए तो वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल ज्यादा अच्छा होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू वनस्पति घी, क्योंकि बॉडी में जाकर सॉलिड स्टेट बना लेता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद आप लोग देखिए, इसको आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसका रिएक्शन पूछेगा तो अभी आपको हम बताएं, कोई भी रिएक्शन लिख लेना, कोई भी, मान लो जैसे तुमको दे दे बूटिन, तो बूटिन के साथ ही तुम हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, बूटेन बन जाएगा। अब इसमें हम लोग कैटलिस्ट, याद रखना कैटलिस्ट सब जोड़ लेना, अब इतना तो तुम लोग समझ ही गए होगे सब, ठीक है। बूटिन का फॉर्मूला हो गया C4H8, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ये बना लेगा C4H10, तो ये बन गया सैचुरेटेड और ये था अनसैचुरेटेड, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक चीज अब हम जो बता रहे हैं आप ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को, आप लोग पिछले टॉपिक 7 या 8 टॉपिक नंबर में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बहुत डिटेल में बताया गया है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन, तीसरा क्या पढ़े हम लोग एडिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़े हैं एडिशन रिएक्शन, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग आपको पिछले वीडियोस में हम बता चुके थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपको देखना ये है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। आपके सिलेबस में जो है इथेनॉल है अल्कोहल में और एथेनोइक एसिड का है, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड का आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे, और तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए आप लोग और अगले वीडियो में जरूर से देखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए नोट कर लीजिए। और इसके बाद अच्छा एक टॉपिक बच गया, जानने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक चीज पूछता है, हम बता रहे हैं, इसको नोट करो आप पहले, इसको नोट कर लिए हैं आप। अब इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, जो कभी कभी एग्जाम में क्या मतलब अक्सर ही ज्यादातर पूछ लेता है 1 मार्क्स में। पहले ये आप समझ लीजिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखो हम हाइड्रोकार्बन्स कहीं लिख रहे हैं, कहीं कार्बन कंपाउंड्स लिख रहे हैं, तो आप ये समझ लेना हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन कार्बन वाला कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, ठीक। सेम चीज है, सेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि आर अनफिट फॉर आवर हेल्थ, आर अनफिट फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। ये हम लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम अभी बताएं कि हाइड्रोजनेशन जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए तो है, लेकिन हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, और एक चीज याद रखेंगे आप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट पूछता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो टेस्ट है, कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसके लिए होता है इट टर्न्स द अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ
इट टर्न्स द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट MnO4 इनटू पिंक कलर, ठीक है, इनटू पिंक कलर सॉल्यूशन, पिंक कलर सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि यदि आपको कोई कंपाउंड दे दे और पूछ ले कि यह सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, जैसे कि आपको यहां पर एक कंपाउंड ए दे दिया और इसके साथ आप क्या करेंगे, अब आपको पता नहीं है ए की सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, पता ही नहीं है आपको, ए सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है पता ही नहीं है आपको, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है आपको पता नहीं है, तब क्या करोगे, तो गाना गाई नहीं गाओगे कि पता नहीं किस रूप में नारायण आंखें मिल जाएंगे और बताएंगे कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, KMnO4 एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ये एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है, एल्कलाइन का मतलब जो पानी में नहीं घुलता है। तो ये KMnO4 को हम लोग ए के साथ मिला देंगे। यदि यहां पर मान लो पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया, पिंक कलर सॉल्यूशन बन गया, तब आप ये समझ जाना कि ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है। और यदि पिंक कलर का सॉल्यूशन नहीं बना तो समझ जाना कि सैचुरेटेड है। तो चाहे ये सैचुरेटेड जो है एल्केन ग्रुप मतलब एल्किन ग्रुप के लिए हो और एल्काइन ग्रुप के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सेम टेस्ट होता है, ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी सॉल्यूशन दे दे आपको सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इसके लिए आप क्या करोगे कि एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट मिला दो, एल्कलाइन मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। चलो वो भी लिख दे रहे हैं हम भाई, अब इतना डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं तो अब क्या किया जा सकता है, बेसिक नेचर का है, ठीक है, बेस बनाता है, तो ये इनसॉल्युबल नेचर का है, नहीं तो इस खुद ही पानी में घुल जाएगा। अब इसको यदि मिला देंगे, पिंक कलर का सॉल्यूशन हुआ तो अनसैचुरेटेड, और नहीं हुआ तो पिंक कलर का सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी पूछ सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्यों अनफिट होता है, तो ये वाला रीजन लिखना जो हम बताएं यहाँ। अरे भाई कहाँ गया, हाँ ये वाला रीजन लिखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन क्यों अनफिट है, बिकॉज इट कॉजेज द हार्ट प्रॉब्लम ड्यू टू द सॉलिड स्टेट मेक्स ब्लॉकेज इन आवर वेन्स एंड हार्ट्स। वेन्स एंड आर्टरीज भी लिख लो, चलो आर्टरीज भी लिख लो। तो ये आप लोगों का हो गया, ये टॉपिक बचा था, ये आज हम बता दिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वाला तो बहुत वेरी पावर 1 लाख लिख लो, सीधा 1 लाख इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये आप लोगों का आज टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग अब अगले टॉपिक में हम बताएंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है तब तक अच्छे है, और नोट्स जरूर से बनाइए ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए।